तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी। इस वक्त मैं हूँ संत नगर बुराड़ी थाना है और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 136 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था डॉक्टर रितु का, और वो अपने मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठी हुई थी। और आज जो है उस परिसर को खाली कराया गया है धारा 144 लगा करके, जबकि धारा 144 जब मैंने रितु से बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया था पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हमें पता नहीं था कि धारा 144 लगी है। हालांकि पुलिस से भी मैंने बात किया तो पुलिस ने भी अपना ये दावा किया है कि पिछले महीने दिसंबर से ही यानी 26 दिसंबर से ही धारा 144 दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में लगाया गया है, इसलिए आज उनको खाली कराया गया है और रिटर्न करके आज बुराड़ी थाना में ले जाया गया। हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्रचा जी और SK गौतम जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और पूरी ये जो लॉयर लॉबी है और अधिवक्ता गण है यहाँ पे, और इन्होंने कंप्लेन भी दर्ज करवाया है या नहीं करवाया है शायद इनसे ही पता चलेगी, क्योंकि शाम को 6 बजे के करीब प्रोफेसर रितु को रिटर्न करके और मॉरिस नगर थाना जो पड़ता है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ पर न ले जा करके उस परिसर से अलग थाने में ले जाया जाता है जहाँ पे बुराड़ी संत नगर बुराड़ी थाना बोला जाता है। सीधे हम चलते हैं प्रोफेसर रितु जी के पास। क्या हुआ आपके साथ में अभी जो अंदर कंप्लेन करवाने भी गई थी? कंप्लेन करवा रहे हैं, लेकिन शायद जो अंदर पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, जो ड्यूटी ऑफिसर हैं, उनको रूल ही नहीं पता। मैंने ओरल FIR करवाई, मेरे हाथों की हालत इतनी ख़राब है, ये मेरे साथ इतनी बुरी हरकतें हुई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ऐसे स्क्रैचेस है, इतना बुरे तरीके से खींचा गया, बाल खींचे गए, किसने खींचा? धमकाया गया पुलिस कर्मचारियों ने, जो भी हमारी गाड़ी के अंदर थे। गाड़ी के अंदर एकदम गाली गलोच धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं आधे रास्ते में उतर जाओ। 10 गवाह खड़े हैं हमारे, फ़ोन छीन रहे हैं। अगर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते, सबके फ़ोन छीन रहे थे और इतना बुरे तरीके से हड़का रहे थे। तो मैंने उन्हें ये भी कहा कि आपको इतना एहसास है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, आप कैसे बात करो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। वहाँ से घसीट के आप देखिए वीडियोस हमें कैसे लाया गया है, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? इतनी बुरी तरीके से धमका के हम अपराधी हैं। क्या धमकी में आपको क्या धमकाया? हर तरीके, मारने की, जान से मारने। वो तो मैं सुबह से बता रही हूँ कि मुझे सुबह से रेप की धमकियाँ, मारने की धमकियाँ आ रही हैं सुबह से। मैंने SHO साहब को बताया फ़ोन पे सारी बातें, मैंने उसी समय एप्लीकेशन भी लिखवाई, तब भी हमारी FIR नहीं कर रहे। और हमें आप मुझे बताएं किसका धरना सोते सोते उठाते हैं? जब मैंने SHO विजेंद्र सिंह को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इन्फॉर्म कहते आप धरने पे थे नहीं, आप फ्रेशन अप होने वॉशरूम गए। मैंने कहा तो आप वेट कर लेते। कह रहे हमें लगा आप सो रहे होगे, रेस्ट कर रहे होगे कहीं, इसलिए हमने आपका वो उठा लिया। और मैंने कहा क्यों किया, तो कहते हमें ऊपर से ऑर्डर था। हमारे धारा 144 वहाँ पे उस परिसर में लगी हुई थी, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिला होगा? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। धारा 144 का सब फ्रॉड है, सब झूठ है। इन लोगों की प्लानिंग थी, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अम्बेडकरवाद विश्वविद्यालय में कैसे फैल रहा है, अम्बेडकर की बात कैसे हो रही है, जस्टिस की बात कैसे हो रही है, इक्वालिटी की बात वहाँ पे कैसे हो रही है, ये लोग कैसे रह रहे हैं। और इनको हमारे 19 तारीख के प्रोग्राम का पता चल चुका था, ये उससे डर चुके थे। इनको किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ ये बर्बरता करनी थी। एक साथी को इतना मारा है, पता नहीं, मुझे मेरे शरीर में इस समय मेरा कंधा भी नहीं हिल रहा, इतनी जबरदस्त तरीके से मारपीट की है हमारे साथ। तो आपने MLC करवाया? अभी करवाएंगे, वकील साहब से आप बात करें, वो बताएंगे। साथ में महमूद प्रचा जी हैं जो कि कंप्लेन करने के लिए आए हैं और डॉक्टर प्रोफेसर रितु के साथ में खड़े हैं। अभी क्या है पूरा मामला, ये टेक्निकल जो कानून की चीज़ें आप बताएंगे सर? देखिए, प्रोफेसर रितु का मैं वकील हूँ और आज मुझे इन्होंने मदद के लिए बुलाया, कानूनी हेल्प के लिए बुलाया। सत्यप्रकाश गौतम जी लॉयर हैं हमारे साथ, बेनीवाल जी लॉयर हैं, इन सबको मदद के लिए बुलाया। SC/ST एक्ट का सेक्शन 15 जो है 15 कैपिटल A 12, ये हर एक वकील की ड्यूटी लगाता है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति उससे पूरी, और भी हमारे साथ लॉयर आए हैं, मैं सबके नाम लूँगा, तो यहाँ पे अभी कम से कम बहुत सारे, इन सब से जब डॉक्टर रितु ने गुहार लगाई तो कम से कम यहाँ पे अभी 25 से 30 वकील अभी के अभी में आ गए हैं। और ये मैं बड़ा खुश हूँ सबसे पहले कि ये वकीलों ने अपनी SC/ST एक्ट के तहत जिम्मेदारी समझी है और इस बड़ी संख्या में यहाँ भी आ रहे हैं। कल हम लोग 30,000 में भी बड़ी संख्या में जाएंगे। धारा 144 दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में लगाया जाता है, तो कहाँ तक जायज़ है सर? देखिए, अमित शाह साहब की पुलिस है जी। अमित शाह साहब पुलिस से, ED से, CBI से कोई अपराध पकड़ने का तो काम करवा ही नहीं रहे।
वो तो जो भी व्यक्ति भारत के संविधान की रक्षा करने संवैधानिक पदों पे जो अपोजिशन के लीडर्स बैठे हैं, डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई लड़ रही है ना, संविधान बचाने की, सबके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो पूरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के खिलाफ जो ऐसे कार्य हो रहे हैं जो शायद इंसानियत को शर्मसार कर दें, जी जी, उनकी लड़ाई लड़ रही है। तो अमित शाह साहब की पुलिस और जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो तो यही स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, जो कि एक मवाली राज हो गया ना, गुंडा राज, उसी का प्रयोग इन पुलिस के लोगों से भी ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। क्योंकि इनकी शक्लों से, और जो ये अकेले में हमसे बात करते हैं पुलिस वाले, तो हमें खुद भी इतना दुख होता है कि अमित शाह साहब ने पुलिस और इस तरह की एजेंसीज का क्या, अकेले में किस प्रकार की बात करते हैं? यही कि हम लोग क्या करें, अभी इन्होंने बताया नहीं ऊपर से आया है। ऊपर कौन है पुलिस के ऊपर? सबसे ऊपर कौन है दिल्ली में? दिल्ली पुलिस के सबसे ऊपर कौन है? अमित शाह साहब ही है ना, होम मिनिस्टर साहब हैं वही। तो वो ऐसे ऐसे गंदे घिनौने काम करने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस के लोगों को मजबूर कर रहे हैं, जो कि शायद वो सपने में भी कभी ना करने की सोचे। नहीं तो नौकरी ले लेंगे, नहीं तो ये कर देंगे, इस तरह के बातें करके जो कराया गया। अब आप आज देखिए, कोई पुलिस वाला जो भारत के संविधान की शपथ लेके, आप देखिए कितनी मजबूरी है पुलिस वालों की। क्या सुबह 8 बजे डकैती डालेगा? डकैती डालेगा कोई भी पुलिस वाला? कभी नहीं डालेगा डकैती। सारे लोग जब लोग सो रहे हैं उनको आके मारपीट करना, बाबा साहब की तस्वीरें फाड़ना, गौतम बुद्ध साहब की वहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी, बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उनकी बेइज्जती करना, और उसके बाद वहाँ पे जो सामान था इनका रखा हुआ वो लूट के ले जाना। कोई भी पुलिस वाला भारत का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छा बुरा की बात नहीं जा रहे हैं, वो ये अपराध कभी नहीं करेगा, इस तरह की बातें कभी नहीं करेगा। कि सविता राय को आप जानते हो कौन है? वाइस चांसलर को जानते हो आप कौन है? उसके खिलाफ आप लोग जुर्रत करोगे बात करनी? ये आप लोग इनको किस लिए बोला जा रहा है? क्या आप लोगों का इशारा किया जाता है इनके ऊपर? सर, SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है सविता रॉय के खिलाफ, तो SC/ST में शायद तुरंत गिरफ्तारियां होती है, तो ये सब होता है। ये बातें कोई पुलिस वाला बोलना चाहेगा अपनी मर्जी से? अमित शाह साहब का दबाव ना हो कि तुम लोगों की हैसियत और औकात क्या है, ये बातें कोई बोलना चाहेगा पुलिस का अफसर? ये सब क्यों बोला जा रहा है इनसे? क्योंकि अमित शाह साहब का दबाव है। उसके बाद ये सब लूट मारी करके चले गए। अब उसके बाद एक दूसरी घटना होती है 5 बजे के आसपास, है कितने बजे हुई है? 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास डॉक्टर? ये दूसरी घटना जो हुई है सर, अभी इनका ध्यान भी देखो कितना, 6 बजे के आसपास एक दूसरी घटना होती है। फिर ज़बरदस्ती इनको घसीट के ले जाया जाता है, इनके साथियों को और उनसे, जो कि पीसफुल तरीके से अपने संवैधानिक हकों का इस्तेमाल करते हुए। कितने महीने से बैठे हैं आप वहाँ पे? 136वां दिन 136वां दिन था। आज सडनली 144 लग गई। 144 का कोई उन्हें नोटिस नहीं दे रहे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि पिछले दिसंबर 26 को ही 144 धारा लग चुकी थी। और मैं दिसंबर, आज मैं देखिए, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहता जो कि मेरे तथ्य हों। अगर दिसंबर 26 से एक धारा 144 लग गई थी, तो आज क्या दिन है ये बता दीजिए मुझे। आज 9 है, आज 9 तारीख है ना, तो कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए ना। 13 दिन से दिल्ली पुलिस क्या सोई हुई थी? अगर 144 लगी हुई थी तो इनको आके बताते कि 144 लग गई है, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। 26 से और 9 तक नहीं है ना कुछ आपके पास कोई नोटिस या कोई प्रावधान? क्योंकि धारा 144 लगाने के पीछे पेपर में भी निकाला जाता है, कहीं ना कहीं एक मीडिया के माध्यम से भी बोला जाता है। कहीं आपको, मैंने अभी SHO मॉरिस नगर यहाँ खड़े थे विजेंद्र सिंह जी, मैंने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो आगे से हंसने लगे। वो कह रहे थे ऊपर से ऑर्डर था। मैंने कहा आप एक बार बता ही देते नोटिस। कहते मैं भूल गया। कहते मुझे कुछ भूल गया। कहते हाँ मैं भूल। सर, आप भी अभी मेरे से बात कर लीजिए, फिर इनसे बात कीजिएगा। तो अब मुझे बताइए, कोई भी पुलिस वाला इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा खुद, मतलब अपनी मर्जी से? कितने दबाव में पुलिस है ये आप लोग नहीं समझ सकते क्या? उसके बाद दिल्ली में घुमाना इनको, ये कहना कि अब इस जगह के आप अकेली उतर जाओ इस गाड़ी से। हाँ। ये दिल्ली पुलिस के काम है। बीच रास्ते में इनको अकेली महिला को उतारना। एक बार भी नहीं, 4-5 बार जबरदस्ती। बार बार मैं बोल रही हूँ क्यों आप मुझे? ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के काम है क्या? आपको लगता है ये अपराधी जो कि हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उनके? तो दिल्ली पुलिस को इतना फोर्स, इतना मजबूर करके ये हार्डकोर क्रिमिनल्स जैसे काम कराने वाले सिर्फ और सिर्फ अमित शाह साहब हैं। अमित साहब, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है, बात मैं बार बार बोल रहा हूँ उनको। अपराध करना बंद कर दीजिए अमित शाह साहब, नहीं तो कानून आपको भी पकड़ेगा। ये जो आप अपराध कर रहे हैं ये आप कानून से ऊपर नहीं है। इस बात का मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना करें। भारत का संविधान ही जीतेगा। आप लोगों की तानाशाही और ये अपराधीकरण
पुलिस का नहीं जीतेगा, अपराधीकरण यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े अधिकारियों का ये नहीं जीतेगा, वाइस चांसलर साहब नहीं जीतेंगे और रजिस्ट्रार साहब नहीं जीतेंगे, वो सब लोग जेल जाएंगे। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि उन लोगों को साथ ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर हमारे पुलिस के भाई भी जो ऐसे भाई बहनें कर रहे हैं उनको भी जेल भिजवाना हमारी मजबूरी होती जा रही है, क्योंकि कानून वही कहता है। सर आप भी एक कानून के एक टेक्निकल उसमें माहिर हैं, क्या लगता है, थोड़ा सा उजाले भाई, क्या लगता है कि अभी लगभग मतलब 9 बजने वाले हैं, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक एफआईआर भी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा रही है, क्या लगता है कि आम जनता के साथ में क्या होता है? देखिए, आप जो सवाल मुझसे कानूनी सवाल पूछे, पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, जो धारा 144 है वो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है। उसके अंदर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि वायलेशन ऑफ 144 के अंदर में आपको सिर्फ नोटिस देके छोड़ा जा सकता है। जब आप 144 की बात करते हैं उसकी एक प्रक्रिया है। दूसरी बात कि अब जब आप डॉक्टर रितु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं बिना फीमेल स्टाफ के, और इंटरनल जो बस के अंदर आपने किया वो वायलेशन SC/ST एक्ट के अंदर में भी है। परंतु उसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है और इसके अंदर हमने ऊपर के आदेश का पालन किया है, तो जब एफआईआर की जहाँ तक बात है, सेक्शन रूल 5 ऑफ SC/ST एक्ट से सून आफ्टर रिसीविंग ऑफ एनी कंप्लेंट, अभी जो है DO साहब से जो डॉक्टर साहब ने बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मेरी शिकायत लिखिए। मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ कि धारा 154 CRPC की और रूल 5 ऑफ SC/ST एक्ट सेज व्हेन एनी इंटीमेशन रिलेटिंग टू एन ऑफेंस गिवन ओरली और इन राइटिंग देन पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द FIR। इसका मतलब जैसे ही डॉक्टर रितु ने अपनी ओरल शिकायत दी है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ डॉक्टर रितु का नहीं बल्कि हर उस अनुसूचित जाति की महिला का है जिस पर लिखना नहीं आता। आज आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर अगर वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर फीमेल के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो अनपढ़ लोगों के साथ क्या होता होगा जो बहुजन समाज की अनुसूचित जाति की है। तो जब FIR की बात है, अगर वो रूल 5 में FIR नहीं करते और रूल 5 सब क्लॉज 2 में कॉपी नहीं देते, तो सेक्शन 4 के अंदर में DO, SHO, DM, ACP, DCP, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, वो सभी के सभी लाइबल होंगे। अब सवाल आता है कि भाई क्या डॉक्टर रितु के साथ जो ये हुआ है, ये इन्होंने अपराध किया या उन्होंने अपराध किया है? देखिए, अगर आप मैटर ऑफ ट्रायल की बात करते हैं या SC/ST एक्ट की बात करते हैं, तो मैं बता दूं कि जो डॉक्टर रितु है इस मामले में विक्टिम है। और मैं एक बात कहता हूं बिना डॉक्टर रितु से पीछे पूछे हुए, आप डॉक्टर रितु के खिलाफ FIR करिए और इन्हें जेल भेजिए, मैं दिल्ली पुलिस का समर्थन करूंगा। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि बहुजन समाज अगर आवाज उठाता है उसे आप अपराधी घोषित कर देंगे, तो बहुजन समाज जो है आज अकेला नहीं है, डॉक्टर रितु आज अकेली यहाँ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये लोगों को लगता है कि नहीं हम किसी भी महिला के साथ मारपिटाई कर लें, इनके साथ बदतमीजी कर लें, ये मेरे समाज की बहन भी है, बेटी भी है और मेरी क्लाइंट भी है। सेक्शन 15A जो SC/ST एक्ट का है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, डॉक्टर रितु को प्रोटेक्ट करता है। जितने भाई काले कोट में यहाँ हैं, मैं बता दूं ये काले कोट में सिर्फ डॉक्टर रितु को वजह से और संविधान बचाने की वजह से है। हम डॉक्टर रितु, देखिए मैं फिर कहता हूँ कि डॉक्टर रितु हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार एक बहुजन समाज की जो महिला है वो 138 दिन तक बैठती है और लड़ती है। अब सपोज करिए कि 9 तारीख को धारा 144 लगती है, सॉरी 24 तारीख को धारा 144 लगती है और 9 तारीख को ये डॉक्टर रितु को अरेस्ट करते हैं। अरे ठीक है, आपने धारा 144 के उल्लंघन में डॉक्टर रितु को अरेस्ट कर लिया, परंतु जो वहाँ पर आपने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू के साथ किया है, भगवान बुद्ध के साथ किया है, डॉक्टर रितु के बिलोंगिंग के साथ किया है, डॉक्टर रितु के एसोसिएट्स के साथ किया है, और सबसे बड़ी बात शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ क्या है, उसका वॉयलेशन कौन करेगा? आप कहते हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश अगर आपके पास ये है कि आप दिल्ली के अंदर बहुजन समाज के या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए ऊपर के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये जो बहुजन समाज है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो रीढ़ विहीन नहीं है। उनके साथ, इनके साथ मैं बता दूं, आज तो यहाँ पर 100 एडवोकेट है, आज यहाँ पर 100 एडवोकेट है, परंतु इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट तक का हम घेराव कर देंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव करेंगे। और ये कोई चैलेंज या चेतावनी नहीं है। अगर किसी SHO को, किसी ACP को, किसी DCP को या किसी भी मिनिस्टर को ये लगता है कि हम बियॉन्ड लॉ हैं, तो लॉ से बंधा हुआ एक राष्ट्रपति भी है, लॉ से बंधा हुआ सुप्रीम कोर्ट जज भी है, और वी आर रियल प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। अब एक चीज़ और, मैं लीगल, आपने टेक्निकल मुझसे सवाल पूछा है, तो अगर आप धरना प्रदर्शन का जो अधिकार है, राइट टू ऑर्गेनाइज एनी पीसफुल गैदरिंग, और 144 में कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे जो अधिकार हैं वो प्रिवेल करेंगे। और SC/ST एक्ट के अंदर में आज अगर डॉक्टर रितु यहाँ आई हैं तो इन्हें पुलिस को, मैं एक ओपिनियन लीगल पुलिस को ओपिनियन दे देता हूँ कि पुलिस FIR दर्ज करे, उसके बाद में चाहे वो अपना क्लोजर रिपोर्ट लगाए या कुछ भी लगाए, परंतु इस मूवमेंट पे पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रितु के साथ पूरा का पूरा, मैं एडवोकेट फ्रेटर्निटी की बात करूँ, साथ है। सर एक सवाल और निकल कर आता है कि उस परिसर से अलग थाने में लाया गया, तो कंप्लेंट किसके अगेंस्ट बनता है? देखिए, उस परिसर, जब आप ट्रायल की बात करते हैं तो CRPC के अंदर ट्रायल का कोई भी नहीं है। जहां डॉक्टर रितु ओरल शिकायत देंगी वहां पर FIR दर्ज होगी, चाहे वो बुराड़ी थाना हो, चाहे वो मोरिस नगर थाना हो। नहीं, अब जो डिटेन है जो डिटेन है वो बुराड़ी थाने के अंदर होंगी, और यहाँ FIR जो होगी हर उस दोषी के खिलाफ होगी जिन्होंने कह रहे कि हमारा मामला हमारे थाने का तो है ही नहीं, बस स्पेस के लिए लाया गया स्पेस। अच्छा, एक चीज बताएं, मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्टर रितु के साथ इससे बुरा कुछ हो जाता है इस थाने के अंदर, और कल हो सकता है इनके साथ कुछ बहुत भयावह और भयानक हो जाता, तो क्या फिर हम FIR दर्ज कराने मोरिस नगर थाने जाते? और रही बात रात के बाद, सूर्य अस्त के बाद में कोई भी महिला थाने नहीं आ सकती। और जब आप गाड़ी के अंदर, बस के अंदर इनके साथ बदतमीजी करते हुए लाते, देखिए पुलिस वालों के पास कैमरे होते हैं, है ना, सबके पास कैमरे हैं। और अगर कोई एडवोकेट या कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति या डॉक्टर रितु अगर पुलिस के साथ मिसबिहेव करते, तो मैं बता रहा हूं कि अभी तक इन पे 186, 353, 323, 324, 325 का मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर रितु को अरेस्ट कर लेते, परंतु इनके पास जो है कोई इस बात का सबूत नहीं है कि डॉक्टर रितु जो है एक्यूज्ड है। मैं कहता हूं कि डॉक्टर रितु जो विक्टिम है, और इस मामले में हम FIR दर्ज कराकर तभी हम घर जाएंगे। क्वेश्चन सर, ऐसी क्या बात है कि लगातार हम देखते हैं जब बहुजन समाज से आने वाले लोग आंदोलन करते हैं तो उनको ही डिटेन करके अंदर डाला जाता है, अन्य क्यों नहीं? देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और ये सवाल इसलिए भी जायज़ है क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बिना अधिकारों के लड़ रहे हैं और उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। क्यों? और मैं बता दूं कि उन्हें ये गलतफहमी जो दिल्ली के अंदर भी है, वो इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्हें जिस प्रकार फोर्सफुली इन्होंने डॉक्टर रितु को उठाया, या किसी भी, आप ये देखिए कि जंतर मंतर पर भी जब भी अनुसूचित जाति के लोग जो अत्याचार करते हैं, पुलिस वाले उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और अथॉरिटीज़ उनके साथ जो है वो एट्रोसिटीज़ करती है, तो उन्हें इसलिए ऐसा लगता है कि इनके साथ एडवोकेट्स नहीं है, एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लीगल प्रोसीजर टू टेक रिवेंज फ्रॉम एनी अथॉरिटी, सो दैट्स व्हाई दे आर कमिटिंग एट्रोसिटीज ऑन द शेड्यूल कास्ट पीपल। वकील साहब, अभी पिछले दिनों जिस तरह से 4 बहुजन पत्रकारों को भी गोरखपुर जेल में डाला गया, जिसमें इंक्लूडिंग मैं भी थी, और अभी जिस तरह से बहुजन समाज की बेटी रितु को भी मतलब उठा लिया गया है, मतलब इतनी तानाशाही की सरकार जरा सा भी नहीं सोचती है। देखिए, बिल्कुल सरकार इस वजह से ही नहीं सोच रही है। सरकार सबसे पहले आपकी जाति पता करती है, आपका बैकग्राउंड पता करती है। अगर उन्हें लगता है कि ये पत्रकार जो है अनुसूचित जाति समाज से है, तो उन्हें बिना किसी प्रूफ के भी जेल में डाल दिया जाएगा। परंतु वही एक पत्रकार जिसपे आज भी लाया गया, पत्रकारों को आज भी डिटेन कर, हाँ, नहीं, पत्रकारों को लाया गया, परंतु ऐसे पत्रकार जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उन्हें हीरो बनाया जाता है। जिन पत्रकारों को सरकार का संरक्षण होता है वो यहाँ पर हीरो है, परंतु आप जैसे लोग जो गूंगे बहरों को आज आवाज़ दे रहे हैं वो इनकी नज़रों में विलेन है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जब बुराड़ी थाने में खड़े हैं, तो हो सकता है पत्रकारों के साथ साथ हमारे खिलाफ भी एक फेक शिकायत जो है पुलिस दर्ज कर ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई डॉक्टर रितु के साथ आएगा, नीलम के साथ आएगा, या किसी पत्रकार के साथ आएगा तो हम उसे डरा देंगे, तो ऐसा नहीं है। लगातार 144 धारा का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये जो धारा होती है सिर्फ बहुजन समाज के लोगों पर ही क्यों लागू होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब बहुजन समाज, इन्हें पता है कि बहुजन समाज जो है वो कानूनी रूप से संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानूनी रूप से लड़ते हैं, और 144 लगा के बहुजन समाज को सिर्फ परेशान किया जाता है। जब फंडामेंटल राइट और 144 में से किसी चीज़ को प्रिवेल करना होगा तो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम पीसफुल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। 140 की पावर जो अनलिमिटेड नहीं है, 144 की जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। एक मैं इस पे आपको बात कहना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात में कानून एकदम साफ कर दिया है। धारा 144 कोई ऐसा हथियार नहीं है जो परमानेंटली इस्तेमाल होता रहेगा। धारा 144 अमन में खलल के लिए होता है। धारा 144 इसलिए इस्तेमाल अगर कोई करता है कि एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, साइड पे जो जहाँ पे और लोग भी प्रोटेस्ट करते रहें, सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाना, तो वो SC/ST एक्ट में एक अपराध है। धारा 144 का इस्तेमाल गलत तरीके से करना भी SC/ST एक्ट में एक बड़ा अपराध है। जो देश में आंदोलन करना गुनाह हो गया है? नहीं, भारत देश में गुनाह नहीं हो गया है। जो बहुजन समाज के लोग हैं
उनको अपनी आवाज़ उठाना, जो लोग सरकार के खिलाफ कोई भी हों, उनको अपनी आवाज़ उठाना अपराध घोषित करने के लिए ही तो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दिन रात काम कर रही है। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये 144 का जो मिसयूज़ हो रहा है, ये अपने आप में, इस केस में हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को, अपने आप में एक अपराध है। वरना कहाँ है वो डीसीपी साहब जिन्होंने ऑर्डर किया है? कहाँ है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिन्होंने इजाज़त दी है ये 144 लगाने की डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए? वहाँ कितने और प्रोटेस्ट हो रहे हैं? तो सिर्फ एक डॉक्टर रितु का ही प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए 144 लगानी थी। तो ये ऐसे बात छोड़ी नहीं जाएगी, कहीं से तो शुरुआत होनी है ना। वो शुरुआत अब हो चुकी है। हम भारत के संविधान की ताकत, पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इससे बड़ा तरीका देश में न्याय लेने का दूसरा नहीं है। ये हम वादा करते हैं, ये सब हम वादा कर रहे हैं आज कि हम दिखाएंगे भारत के संविधान की ताकत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इतनी कुर्बानियाँ दे के, इतनी लड़ाइयाँ लड़ के सबसे जो संविधान बनाया है ना, वो सबकी रक्षा कर सकता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। ये हम दुनिया को दिखाएंगे। पर अच्छा जी, अभी क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? हम किसी प्रशासन से, जो हमारे नौकर हैं, ये पुलिस वाले हमारे नौकर हैं, डीसीपी साहब जो ये अपराध कर रहे हैं वो जनता के हमारे नौकर हैं। हम ये चाहते हैं जो भारत के नौकर, भारत की जनता के नौकर, सिविल सर्वेंट्स, जो जिस संविधान की शपथ लेके कि मैं सत्यनिष्ठा से इसका पालन करूंगा संविधान का, और बिना द्वेष के किसी के खिलाफ भी बराबर की नज़र से देख के काम करूंगा, इस शपथ को अक्षरता निभाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते। जो कानून है उसका पालन किया जाए, हमारी एक ही मांग है। कानून को जो तोड़ेगा वो जेल जाएगा, हमारी एक ही मांग है। और अब अमित शाह साहब के कहने में आके कानून का उल्लंघन पुलिस मजबूरी में कर रही है या खुद अपनी प्रमोशंस के लिए कर रही है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन अपराध पुलिस के अधिकारी बार बार कर रहे हैं डॉक्टर रितु के केस में, और ये हम जाने नहीं देंगे इस बात को। हम कल भी बता रहे हैं, हमने ऑलरेडी 156(3) लगा दी है मॉरिस नगर थाने के और डीसीपी और वाइस चांसलर सबके खिलाफ। और यहाँ के लिए भी अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जो रवैया नज़र आ रहा है, यहाँ के भी सारे अधिकारी डीसीपी साहब तक धारा 4 के अपराधी बन रहे हैं इस वक्त। जो ये अपराध कर रहे हैं वो अभी इनकी कंप्लेंट ना लेकर वो अपराध खुले आम कर रहे हैं, तो ये अपराध हम होने नहीं देंगे बहुत लंबे टाइम तक। ये हम वादा करते हैं। डॉक्टर रितु वहीं पे प्रोटेस्ट पे बैठेंगी, ये हम वादा करते हैं। दुनिया देखेगी इस बात को। डॉक्टर रितु जी, 135 दिन लगातार आंदोलन आपका जारी रहा, तो क्या आपने सोचा था कि 135 दिन आपको इस तरह से यहाँ पर आना पड़ेगा? 136 दिन आज हुए हैं। सोचा क्या, मतलब ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, ये पीछे से वार करते हैं, सामने से वार नहीं कर सकते। और जैसे कोई क्रिमिनल किसी की जासूसी करते हैं ना, चोर डकैत, इन्होंने मेरी जासूसी वैसे करी। इन्होंने ठीक उस टाइम अटैक किया आंदोलन पे जब मैं वॉशरूम गई थी, जब मैं नहाने धोने गई थी। इन्होंने क्योंकि एक स्कॉर्पियो हमारे बिल्कुल प्रोटेस्ट के ठीक सामने खड़ी थी, काले शीशे वाली। हमें 2-3 बारी शक भी हुआ कि अंदर से कोई देख रहा है। कल वो पूरा दिन पूरी रात प्रोटेस्ट साइट पे रही और मुझे लग रहा था कोई है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कल साथ ही आशुतोष को भी धमकी आई वहाँ से, एबीवीपी का लड़का था, वो धमकी देख कर गया और वो बार बार मतलब मिडल फिंगर दिखा के गया कि तुझे तो देख लूँगा मैं। उसने फ़ोन भी किया धमकी के लिए। अब ये है कि क्योंकि जो वहाँ का मेन चेहरे हैं, जो वहाँ पे बोलते हैं, अपनी हक की बात करते हैं, क्योंकि ये छात्र अध्यक्ष भी है वहाँ पे और एक मुख्य आवाज़ भी है, तो इस तरीके से उन्होंने हमें टारगेट किया। अब बात यह है कि क्रिमिनल्स जैसा काम करते ना, जब मैं वहाँ से चली गई, जो बेचारे मेरे साथी बैठे हुए थे वहाँ पे, सोए हुए थे वहाँ पे, उनको सुबह 7:30 बजे खींचा, उसमें से निकाला और तोड़ फोड़ करी। उन्होंने खुद बताया, एक साथी ने फ़ोन करके इतनी देर में उसका फ़ोन छीन लिया गया कि मैडम बाबा साहब की फ़ोटो हमारे मुंह पे फाड़ी है और ये बोला ये तुम्हें इंसाफ दिखाएगा, इसको भी देख लेंगे, तुमको भी देख लेंगे। साले उठो, गंदी गंदी गालियाँ निकाल के उनको माँ बहन की गाड़ी में बिठाया और इतनी बात हुई और हमने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं, तब तक उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया गया। और हमें नहीं पता वो हमारे 5 साथी कहाँ पे, हो सकता है ज़्यादा भी हों, लेकिन हमारे ऑफिस में 4 साथी थे जिनका रोस्टर पे नाम था। अब आप ये समझ रहे हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आप यूनिवर्सिटी के अंदर 144 कैसे लगा सकते हो यार? हम तो साइड पे बैठे, हम रोड पे थोड़ी ना है, हम किसी के बीच में थोड़ी ना आ रहे, हम तो प्रांगण जो जहाँ पे अक्सर हर कोई प्रोटेस्ट करता है, और वहाँ पे सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कुछ दिन पहले, और डीन ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आते हैं, रजिस्ट्रार आते हैं, उन्हें जूस पिला के जाते हैं और उनका प्रोटेस्ट उठवाते हैं। ये बर्बरता हमारे साथ ही क्यों? जिस तरीके से मारा कुटाई करी है हमारी, जिस तरीके से धमकियाँ दी, मुझे यहाँ तक इतना फोर्स किया गया कि अब भी उतरो गाड़ी से, नीचे उतर जाओ, यहाँ से भाग जाओ।
जा सकती हो तुम, हमारी तरफ से फ्री हो भी उतरो यहाँ से। तो मैंने उसको पूछा आप मुझे क्यों उतारना चाह रही है? एक तरफ तो आप पकड़ के लाए हैं डिटेन करके और आप बोल रहे हैं नाम लिखवाओ, दूसरा क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? क्या है आपकी पॉलिसी, क्या आप चाहते, क्या षड्यंत्र क्या है इसके पीछे? उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये आप कह रही हैं, ये सीनियर कोई कह रहा है? कह रही है आई एम नॉट बाउंड टू टेल यू दिस। कौन कह रहा है? मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो। तब जाके हमें 6:30 बजे के करीब यहाँ पे पटका उन्होंने यहाँ, और यहाँ पे SHO मॉरिस नगर मौजूद थे जो वहाँ से हमें खींचातानी करके लेकर आए। जब हमने उनसे पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए और आपने ऐसा क्यों किया, मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं, कह रहा आप तो वहाँ नहीं थे ना, आप गए होंगे फ्रेशन अप वगैरह होने। तो मैंने कहा फ़ोन तो करते कि आपके पास मेरा नंबर था? करता था, मैं भूल गया था फ़ोन करना। मैंने कहा आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? तब भी उन्होंने हंसते हंसते कहा मैं नोटिस देना भूल गया। मुझे नहीं पता। क्या लगता है कि आगे जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा था, और एक और चीज़ कही, आगे जब हमने उनसे पूछा, एक और चीज़ कही, जब हमने उनसे पूछा कि आपको किसी का ऑर्डर है CP का या ऊपर से DSP का, किसी का DCP का, सॉरी किसी का ऑर्डर है, आपको ऊपर से किसी ने कहा है? तो वो करते आप समझ ही लो हमारे हाथ में तो अभी कुछ नहीं रहा ना, हमें जो बोला कि हमने वो किया। दिस इज़ व्हाट ही सेड। आपका विरोध पर और एक और, सॉरी मैं भूल जाऊंगी, SHO साहब जब बार बार हमें तंग करने आ रहे थे, खींचातानी कर रहे थे, उसके बाद एंड में हमें डिटेन करने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में सीधे जो प्रॉक्टर ऑफिस है, प्रॉक्टर ऑफिस के अंदर SHO गए, IPS अधिकारी गई, उन्होंने आज वाइट सूट और रेड सूट और वाइट शॉल पहना था, फोटोज़ है हमारे पास। IPS अधिकारी वो मैडम और SHO साहब प्रॉक्टर ऑफिस में गए, जिस प्रॉक्टर ने पहले भी मुझ पर धमकी दी है, पहले भी उस पर FIR है हमारे ही केस में, उसने हमें वॉशरूम जाने के लिए मना कर दिया था, प्रोटेस्ट उठाने की, मारने की धमकी दी थी। वाइस चांसलर तक ने उसी प्रॉक्टर ऑफिस में जब SHO साहब वहाँ से निकल के आए तब ये हुआ। और हमने अब SHO साहब को पूछा आप कहाँ गए थे? कहते मैं तो वो वॉशरूम गया था। कि आपको SHO के इशारे पे? हम पूरे देश के सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट अब हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट वहाँ से दोबारा शुरू होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जितना जिसमें जोर लगा ले, लेकिन जब तक डॉक्टर रितु वहाँ नहीं बैठ जाती, देश की हर एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु के लिए प्रोटेस्ट करने का हम आह्वान कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई आप सभी को हर एक यूनिवर्सिटी में लड़नी पड़ेगी, तभी इनको पता लगेगा कि भारत का संविधान बचाने के लिए देश के बहुजन पीछे नहीं हटेंगे, आगे और आगे ही बढ़ेंगे। हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक छात्र का, हर एक टीचर का फ़र्ज़ है कि प्रोटेस्ट शुरू कर दें डॉक्टर रितु के फेवर में, पूरे देश की हर यूनिवर्सिटी में। अभिषेक जाटो, आपको भी यहाँ पे लाया गया, क्या मतलब कैसे, मतलब आपके साथ? देखिए, सबसे पहले जब सुबह जानकारी मिली, हम सफ़र में ही थे पहले से ऑलरेडी, जब जानकारी मिली कि दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी हम पूरे विश्व में चर्चाएं करते हैं, वहाँ की एजुकेशन की चर्चाएं करते हैं, वहाँ हमारी बहन के साथ इतना जातिगत जुल्म हुआ कि उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वो पिछले 136 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठी है, पीसफुल प्रोटेस्ट। आप सुनना, पीसफुल प्रोटेस्ट। हम कोई वहाँ पे कोई आगजनी नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे कोई चिल्ला चुल्ली नहीं कर रहे हैं, हम किसी का घेराव नहीं कर रहे हैं, हम सड़क घेर के नहीं बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से एक कोने पे अपना धरना लगा के बैठे हैं, जो हमारा राइट है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हमारे सबसे गुंडे नहीं हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नहीं हैं, हम किसी को आंखें नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब सुबह जानकारी मिली कि बहन का धरना पुलिस ने जाके जबरन वहाँ से हटा दिया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लोगों को गालियाँ दी, जाति सूचक गालियाँ दी, और लोगों को उठाया और मारा पीटा भी गया। उसके बाद हम तत्काल अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे, और हमारे पहुँचते ही पुलिस ने मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर खींचातानी शुरू कर दी, और हमें इतनी बुरी तरह खींचा, आप यकीन मानिए कि आज देश में बहुजनों की, SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या स्थिति हो गई है कि इस तरह से इतनी बर्बरता से पुलिस हमें खींच रही थी। हम पूछ रहे थे हमारा अपराध क्या है? अगर आपने धरना स्थल हटाना भी था, उससे पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? अगर आपने धरना स्थल हटाना भी था, उससे पहले जानकारी क्यों नहीं दी? और अगर धरना पड़ना इतना गुनाह था तो 136 दिन वो चला कैसे? हम फिर से पूरे देश के लोगों से, समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, यार अभी भी अपने घरों में रहोगे क्या? अभी भी सोते रहोगे क्या? अभी भी देखते रहोगे कि डॉक्टर प्रोफेसर रितु क्यों बैठी है? यार कुछ भी चीज़ें हो, इसका कोई भी मायना हो, आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी बहन बैठी हुई है, जो डॉक्टर अंबेडकर की एक मुखर आवाज़ है, जो फूले शाहू पेरियार के आंदोलन की एक मुखर आवाज़ है, आप
उसका हौसला बढ़ाने प्रोटेस्ट स्थल पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं यार। तमाम लोगों के धरने करने बहुजन समाज के लोग पहुंच जाते हैं, तमाम लोगों के बीच उनके आंदोलनों को मजबूत करने हम पहुंच जाते हैं। देश के अंदर कोई भी आंदोलन हो, जब तक दलित समाज की भागीदारी नहीं होती है, कोई भी आंदोलन मजबूत नहीं होता। और आज दलित समाज की एक बेटी, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली एक बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर 136 दिन से बैठी है। आप यकीन मानिए, दिल्ली जिसको हम भारत की राजधानी कहते हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग धरना करते हैं और हमारी बहन बैठी है, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हमारा समाज क्यों सोया हुआ है? मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, 2024 ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 2024 के बाद अगर आज आपने गूंगे बहरे बने रहे, अगर आज आपने मुखरता से आवाज़ नहीं उठाई, तो अभी तो प्रोफेसर ऋतु है, आपके सामने खदेड़ के लाया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लीगल टीम भी हमारे साथ है, महमूद प्राचा जी बड़े सीनियर वकील हैं, भाई भी बहुत सीनियर वकील यहाँ हैं। उसके बावजूद आप देखिए कि सत्ता के दमन की ताकत ये होती है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये कि हम लोग आज भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर से जब एक सवाल पूछा था कि आप रात रात भर क्यों जागते हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। अगर आज भी आप सोए रहेंगे तो स्थिति इतनी बर्बर है कि डॉक्टर ऋतु है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, घरों में से निकाल के मारे जाएंगे। आज बहन के साथ आपके पास एक बड़ा मौका है, घर से बाहर निकलिए। और मैं यहाँ पे हम तमाम लोगों के साथ ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जितनी ताकत होगी, हमारे अंदर जितनी ताकत होगी, बहन हिम्मत मत हारना, हौसला बनाए रखना। पहले दिन जब मैं इनसे मिला था 4.5 महीने की यात्रा के बाद, तो यही कहा था कि हिम्मत मत हारना, जब आवाज़ दोगी जब खड़े नजर आएंगे। और फिर यही कहूँगा कि आज नौजवानों को किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की कट्टरता छोड़ते हुए मान्यवर कांशीराम साहब का जो फॉर्मूला था सामाजिक परिवर्तन, उस सामाजिक परिवर्तन के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतरे तो भूल जाना कि आप राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हो। इसीलिए आज सामाजिक एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। आपसी मतभेद को भूलिए ना। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत अगर आप बनाना चाहते हैं, तो ये भी तो डॉक्टर अंबेडकर की बच्ची है जो 136 दिन से प्रोटेस्ट स्थल पे बैठी है। ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं फिर कहूँगा, बहन पूरी मुकद्दर से डिसीजन लीजिए। जो डिसीजन आपका होगा, उस डिसीजन पे हम तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। पूरे देश से लोग बुलाने पड़ेंगे, पूरे देश से लोग बुलाएंगे, हाथ जोड़ के बुलाने पड़ेंगे, हाथ जोड़ के बुलाएंगे। हमारा समाज है, हमारी बात को सुन के ज़रूर आएगा। आप बड़ी मुखरता से वहाँ बैठने की तैयारी कर लीजिए। कल मेरठ के अंदर एक दलित महापंचायत है, उस महापंचायत से आने के बाद हम ये जुबान दे रहे हैं कि आपके साथ 24 आवर्स डटे रहेंगे। हम देखते हैं कि किसकी माँ ने दूध पिलाया कि आपके धरना स्थल को दोबारा वहाँ से हटा दें। धरना वहीं होगा, धरना जब तक दोबारा नहीं जम जाएगा, हम लोग रोज़ जाते रहेंगे। जितनी ताकत है अमित शाह साहब में, सब लगा लें। अब परमानेंट एक ही काम है सब लोगों का, जो भी अम्बेडकरवाद को, संविधानवाद को मानते हैं। जब जिसके पास जितना टाइम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी पे जाएंगे, जितना समय है सब लगाएं। और वहाँ पे अब हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुँचे, ये हम आह्वान करते हैं। धरना वहीं से लगेगा और धरना वहीं से चलेगा और पूरा न्याय, संविधानिक न्याय वहीं से होगा। अब दुनिया की कोई ताकत हमें वहाँ पे धरना करने से नहीं रोक सकती। और एक चीज़ और, ये ज़रूर याद रखें दिल्ली पुलिस के साथी और तमाम लोग, यहाँ अगर मान सम्मान आरएसएस के गुंडों का है ना, तो डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों का भी मान सम्मान है। रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त अगर अब ये आपका है तो हमारा भी आएगा। जो अन्याय हमारे साथ किया है, जो बर्बरता हमारे साथ की है ना, हैरेसमेंट का केस तो आप पे भी लगेगा। हमें किस तरह से, किस बर्बरता से खींचा, आखिर किस दोष के हम लोग आरोपी थे, इतनी बर्बरता पुलिस ने दिखाई है। पुलिस याद रखे, तेरे दमन का हम भी इलाज करेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। आपको भी उठा के लाया गया है यहाँ पे? देखिए, जिस तरीके से ये बर्बरता हुई है, हमारा दलित समाज और मुस्लिम समाज आज साथ खड़ा है। हम मुस्लिम समाज से हैं, पहले दिन से अपनी बहन ऋतु के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से ये दमन हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, इसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हमारे साथ जो इस तरीके से गुंडों की तरह जो पेशेवर गुंडे हैं, जो मुजरिम है, आज वो सरकार के सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं। और हम संविधान के मानने वालों को, अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को आज घसीटा जा रहा है। हमें जिस तरीके से हम पर जुल्म हो रहे हैं, ये ज़माना देख रहा है, ये तारीख याद रखेगी। हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रही है, इसका हम सब अम्बेडकरवादी पूरे एक साथ खड़े हैं। और हम बहन ऋतु के साथ वही तनमंदर से खड़े हैं। मैं अपने समाज, मुस्लिम समाज के लोगों से और सभी लोगों से एक अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में हिस्सा बने और अपनी ताकत और अपनी एकजुटता दिखाएं। आज दलित और मुस्लिमों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हम आज पूरा मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा है और हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो जुल्म जाती हो रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी दिन लगे अब
हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इनकी गोलियों को भी देखेंगे, इनकी जेलों को भी देखेंगे। है सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। हम पूरी मजबूती से खड़े हैं और हमारे साथ हमारे सरपरस्त एडवोकेट महमूद पराचा साहब और उनकी पूरी टीम खड़ी है। आज हमारी FIR नहीं हो रही है, हमारे साथ जो ये जुल्म हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो मैं सभी अपने भाइयों से, अपने साथियों से अपील करता हूँ कि कल से फिर उसी जगह पर हम प्रोटेस्ट लगाएंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम पूरी मजबूती से खड़े हैं और सरकार ये जितना जुल्म कर रही है, जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों को, संविधान के मानने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो साथियों, जैसा कि 136 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन कहीं ना कहीं ये थाने में आकर के यहाँ पर रुका है और आगे भी आश्वासन मिला है। जितने भी एडवोकेट लॉबी है और प्रोफेसर रितु ने भी ये आश्वासन दिया कि जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा।